जिनके मन मैले हैं, पर तुम तो मेरे भैया हो। ओ, महल की ये हालत क्यों है देवमती? मैं कुछ नहीं कह सकती भैया, सच्ची जानो तो मुझे खुद भी मालूम नहीं है। महाराज तो पूरी दुनिया को त्यागे बैठे हैं, वो तो बाहर भी नहीं निकलते जो उनके बारे में किसी को कुछ मालूम हो सके। क्या करते रहते हैं महल में? बस खराब औरतों में घिरे रहते हैं। हरचंद लाल का पूरे महल का पूरी राजधानी पर कब्जा है। वही राजपाट के काम चलाता है, वही सारे स्याह और सफेद का मालिक है। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन देवमती इस तरह तो हरचरण गोविंदास कपूर के खिलाफ कोई साजिश भी कर सकता है। दुर्गापुर को नुकसान भी पहुंच सकता है। राजपाट के काम राज करने वाले जाने भैया, मैं तो इस बारे में कुछ नहीं सोचती। ठीक है, एक बात और बताओ देवमती। पूछो भैया, तुमने मुसलमानों के सिलसिले में माधुपुरा का नाम लिया था। हाँ, दुर्गापुर में सारे मुसलमानों की एक ही बस्ती है, उसका नाम माधुपुरा है। दूसरी जगह पर मुसलमानों का रहने की इजाजत नहीं है। ओ, माधुपुरा कहाँ है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। दुर्गापुर के आखिरी कोने में। पहले इसका नाम सुल्तानाबाद था, लेकिन हरचरण लाल ने हर इस आदमी की गर्दन मार दी जो उसे सुल्तानाबाद कहता था। उसने इसका नाम माधुपुरा रखा है। ओ, मैंने ताजुब से गर्दन हिलाई। ये नया इंकशाफ मेरे लिए बहुत सनसनीखेज था। तालुत भी इसे सुनेगा तो शायद हरचरण लाल को माफ नहीं करेगा। वही आम मुसलमानों के साथ बुरा सलूक होता है, और न जाने क्यों मेरा दिल तड़प उठा। मेरे दिल में शदीद आरज़ू पैदा होगी कि मैं मुसलमानों की बस्ती सुल्तानाबाद या माधुपुरा को देखूं। बहरहाल वो सारी रात देवमती की ख्वाबगाह में गुजरी, और रात गए तक देवमती बातें करती रही थी। फिर उसने मुझे एक पोशीदा जगह सुला दिया। तन्हाई में लेटकर तालुत का ख्याल आया और दिल में शदीद बेचैनी पैदा होगी। वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? क्या तिलका से लंबी ठन गई? वैसे पहले मरहले पर इसने तिलका को जिस तरह नाकाम किया था, इससे अंदाजा होता था कि तिलका तालुत के लिए बहुत बड़ी हैसियत नहीं रखता। तालुत जल्द या बदेर इससे निपट लेगा। लेकिन आखिर वो अभी तक वापस क्यों नहीं आया? इतनी देर बुलाकर बेचैनी के बावजूद नींद आ गई, और फिर दूसरी सुबह काफी दिन चढ़ गया तब आंख खुली। बड़ी आराम की नींद आई थी। माहौल का एहसास भी ना रहा था कि कौन सी जगह है। बहरहाल चंद लम्हों के बाद जहन जागा तो मैं उछल पड़ा। ओ, ये तो देवमती की ख्वाबगाह थी। जल्दी से बाहर जाकर खूबसूरत कमरे में देवमती के अलावा और कोई न था। वो खूबसूरत लिबास में मलबूस उदास बैठी थी। पहली बार मैंने इस खूबसूरत और औरत को मंदिर में देखा था। वो बिलाशुबा ऐसी पुरकशिश थी कि दिल बेख्तियार इसकी जानब खिंचता था। अगर मेरी जिंदगी का कोई महवर होता, अगर मेरी जिंदगी का कोई मकसद होता, अगर मैं सुकून से किसी जगह क्याम कर सकता, तो शायद देवमती मेरे दिल में घर कर जाती। और न जाने मैं इसके लिए क्या क्या सोचता, न जाने मैं इसके लिए क्या क्या चाले चलता। लेकिन खुद मेरी जिंदगी मानदे हबाब थी। ऐसी बातों की हदूदा पीछे रह गई थी। अब तो अगर कोई खूबसूरत औरत पसंद भी आ जाती तो इसके बारे में दूसरे अंदाज में ही सोचना पड़ता था। लेकिन तबीयत में इस कदर लचक पैदा हो गई थी कि अगर कहीं जरा भी मजलूमियत के साए नजर आते थे तो मिजाज का रंग बदल जाता था। देवमती के बारे में भी यही हुआ था। जिस अंदाज में वो इस वक्त बैठी हुई थी, बहुत सोगवार थी। देवमती मेरे कदमों की आठ सुनकर उछल पड़ी। फिर इसके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। जागे भैया? हाँ देवमती, स्नान करोगे? कहाँ, पिछले तालाब में? नहीं, मैंने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ मुंह हाथ धो लूंगा। तो इधर आ जाओ, देवमती ने कहा। जरूरी उमूर से फारिग होकर मैंने नाश्ता किया। देवमती के हलूस का अंदाजा इससे होता था कि इसने मेरे साथ बैठकर नाश्ता किया। तुम्हारा धर्म तो मुसलमानों के साथ बैठकर खाने की इजाजत नहीं देता देवमती। मैंने कहा, मन तो इजाजत देता है ना भैया, और धर्म मन से ही होता है। मेरे और तुम्हारे दरमियान बहन और भाई का धर्म है। यह धर्म सबसे बड़ा है। देवमती ने कहा। मैं खामोशी से नाश्ता करता रहा, लेकिन अब मैं तालुत के लिए कुछ और परेशान हो गया था। वो सारी रात वापस नहीं आया था। हालात शाहिद थे कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। वो 2 दफा गायब हुआ था, फिर आ गया था, लेकिन इसकी गैर मौजूदगी में मैं जिन मुश्किलात में फंस गया था वो मेरे लिए काफी परेशान कुन थी। लेकिन बहरहाल इस बार मैंने तय कर लिया था कि अगर तालुत को कुछ देर भी हुई तो इस बार मैं इसके सहारे तलाश नहीं करूंगा। अब मुझे इजाजत होगी देवमती? कहाँ जाओगे भैया? देवमती ने पूछा। कहीं भी। दुर्गापुर की सैर करूंगा, यहाँ के हालात मालूम करूंगा। मैंने उसका शाना थपथपाया और उसे तसल्ली देता हुआ बाहर निकल आया। इसके बाद मैं माधोपुर की तरफ रवाना हो गया। मैंने माधोपुर को घूम फिर कर देखा और वहां लोगों से बातें की। फिर मैं वापस देवमती के पास पहुंचा। मेरे जहन में हांडी पकती रही। हरचरण लाल, दीवान गोविंदास कपूर मुसलमानों के दुश्मन। फिर इनके साथ रियायत कैसी? कुछ करना चाहिए। इसके बाद फैसला हालात पर छोड़ देना चाहिए। इस सिलसिले में मैंने जो सबसे पहला मोहरा तराश किया वो गोविंदास कपूर था। अभी तक महाराज गोविंदास कपूर के दर्शन ही नहीं हुए थे। देखा तो जाए इस पर्दा नशीन महाराज को। मैं बिस्तर से उतरा। अब मैं अपने किए हुए फैसलों पर अटल था। दरवाजे से निकला तो सामने देवमती नजर आई। अपने कमरे की तरफ आ रही थी, लेकिन ज़ाहिर मुझे नहीं देख सकती थी। मैं भी अब इसके पास रुककर वक्त नहीं ज़ाया करना चाहता था। चनाचा मैं इसे बचकर आगे निकल गया। महाराज गोविंदास कपूर को तलाश करना मुश्किल काम नहीं था। मुझे यहाँ के बारे में थोड़ी मालूमात हासिल हो गई थी। चनाचा मैं हास महल की तरफ चल पड़ा। बिलाशुबा महल के रास्ते पर हास ही पहरे थे। आम लोग इधर का रुख भी नहीं कर सकते थे। सिपाही पूरी तरह चौकस मुस्तैद थे। भाई वैसे ये हिस्सा था भी बड़ा खूबसूरत, पूरे महल से ज्यादा शानदार। थोड़े थोड़े फासले पर सिपाहियों की चौकियां थी और वो सब के सब मुस्तैद थे। अजीब बात है, मैंने दिल में सोचा, आर ये महाराज हैं क्या भला, और इन तक पहुंचना इस कदर मुश्किल क्यों है? मैं पहरेदारों के नजदीक से गुजरते हुए आहट भी नहीं पैदा होने देना चाहता था। बहरहाल इसी तरह अजायबात से गुजरता हुआ मैं गोविंदास कपूर जी के खास महल के बड़े फाटक पर पहुंच गया।
फाटक बहुत मजबूत था, इसमें सोने की खूबसूरत कीलें जड़ी हुई थी। यहाँ बड़ी मुश्किल पेश आई थी, अब इस फाटक के दूसरी तरफ कैसे जाया जाए। चालाकी से काम लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। चनाचा मैंने फाटक जोर जोर से बजाया और थोड़े फासले पर पहरेदार चौंक पड़े। वो अपनी जगह से उठे और फाटक की तरफ बढ़ आए। दूसरी तरफ अंदर मौजूद पहरेदारों ने भी फाटक की जेली खिड़की खोली। 2 आदमी थे जिन्होंने मुंह निकालकर झांका और मैंने फुर्ती से इन दोनों के मुंह पर हाथ रखकर उन्हें अंदर धकेल दिया। दूसरे लम्हे में गड़ाप से जेली खिड़की से दूसरी तरफ था। पहरेदार मेरे धक्के से गिर पड़े थे, लेकिन इनकी हालत अजीब थी। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। इसी वक्त बाहर के पहरेदार इनके पास पहुंच गए। तुम, गिरने वाले फुनकारे। क्या हुआ गिरधारी? ये क्या हरकत थी? अंदर वाले उठते हुए बोले। कौन सी हरकत? धक्का क्यों दिया? गिरधारी मरने मारने पर मादा था। अरे दिमाग फिर गया क्या? बाहर वाला पहरेदार पीछे हटते हुए बोला। मैं तुम्हारा खून कर दूंगा। इसे क्या हो गया बांकेला, संभालो इसे। बाहर वाले ने भी नाखुशगवार लहजे में कहा और मैं इत्मीनान से एक तरफ खड़ा इन लोगों की बातें रफा दफा हो जाने का इंतजार कर रहा था। बहरहाल मुश्किल तमाम वो खामोश हो गए। अकल में आने वाली बात ही नहीं थी। दोनों हैरान थे बेचारे। समझ में नहीं आ रहा था कि धक्का किसने दिया, फाटक किसने बजाया। बहरहाल तालूत का एक तोहफा मेरे पास मौजूद था जिससे मैं इसकी याद ताज़ा कर सकता था। मैं आगे बढ़ गया। सामने बहुत बड़ा घास का किता था जिसके दरमियान एक इंतहाई हसीन फुवारा बना हुआ था। रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। फुवारे से दूसरी तरफ थोड़े फासले पर एक और दरवाजा था, लेकिन वहां पहरेदार नहीं थे। गोया पहरेदारों की हदूद सिर्फ इस बड़े फाटक तक थी। मैंने दरवाजा भी खोला और अंदर दाखिल हो गया, लेकिन फिर मुझे एकदम ठिठक जाना पड़ा। दूसरी तरफ हसीन औरतों का एक हॉल मौजूद था। शायद कनीजें थीं, आपस में एक दूसरे से हंसी मजाक कर रही थी। सब की सब खूबसूरत थी और शरारत में एक दूसरे से बाजी ले जाने में कोशा थी। मैं एक तरफ खड़े होकर इनकी बातें सुनने की कोशिश करने लगा। महाराज ने तो हद कर दी है, अब तो हंसी रोकना भी मुश्किल है। अब बताओ वो कथाकली कैसे नाचेंगे? एक कोमल सी लड़की कह रही थी। दूसरी तमाम लड़कियां हंस पड़ी। फिर इनमें से दूसरी बोली, वो महाराज हैं, जो चाहे कर सकते हैं। अरे क्यों बकवास कर रही हो, खामोश हो जाओ। किसी ने सुन लिया ना तो तुम गोंडी हो जाएगी। हाय राम, लड़कियां गोंडी का नाम सुनकर एकदम खामोश हो गई। मेरी समझ में तो कोई बात नहीं आई थी। बहरहाल मैं आगे बढ़ गया। थोड़े फासले पर एक खूबसूरत झालरदार पर्दा लटक रहा था। इसके दूसरी तरफ एक हाल था जिसमें एक जुड़ाव दरवाजा था। दरवाजे के दूसरी तरफ महाराज थे। धड़कते दिल से मैंने दरवाजा खोला और मेरी आंखें चमक गईं। बहुत ही बड़ा हाल था। चारों तरफ कीमती फानूस लटके हुए थे जिनमें रंगीन शमें रोशन थी। बड़ा हसीन माहौल था। इस माहौल में इन नाजनीनों के सीमी जिस्मों ने शफक घोल दी थी और वह शहद की मक्खियों की मानत छत्ते से चिमटी हुई थी। उनके मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकल रही थी। कभी कभी किसी के नकरई कह के गूंज उठते। मेरी कनपटियां चटकने लगी। ऐसे ऐसे हसीन निजाम और इस अंदाज में। बहरहाल मैं भी इंसान था। ये हल्की सी नीम पोशी और रियानियत से भी ज्यादा खौफनाक थी। मैंने आंखें बंद कर ली और जिन को पुरस्कून करने की कोशिश करने लगा। कह के जा रही थी, लेकिन महाराज गोविंदास कपूर कहाँ है? गोविंदास कपूर के बारे में मशहूर दास्तान पर गौर करने लगा। शेरों का शिकारी, बहादुरों का बहादुर। गोविंदास कपूर गोशा नशीनी इख्तियार करके औरतों के दरमियान जिंदगी कैसे गुजार है, मगर वो है कहाँ? मैंने आंखें खोल दी। इसी वक्त मेरे कानों में एक कड़कदार रोबदार आवाज गूंजी। बस हट जाओ, काफी है। मैं चौंक पड़ा। ये आवाज गोविंदास कपूर ही की हो सकती है। यकीनन वो इन औरतों के जुर्मट में ही है। औरतें एक तरफ हटी और फिर काफी दूर हट गईं। एक खूबसूरत सिंहासन था। इस पर एक दरमियाने कद की फरबा अंदाम औरत बैठी हुई थी। इनके और इसके पूरे बदन पर कीमती जेवरात सजे हुए थे। दुल्हन बनी हुई थी पूरी। इसके होंठों पर शर्मीली मुस्कुराहट थी, लेकिन न जाने क्यों मुझे अजीब सा लगा। वो औरत वो औरत हालस औरत तो नहीं मालूम होती। इससे पहले कि मैं कुछ और सोचूं, अचानक औरत अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसने रक्स का लिबास पहना हुआ था। कई बार उसने घूमकर अपने आप को देखा, फिर शर्माए हुए अंदाज में बोली, कैसा लग रहा हूँ इस लिबास में? और मेरा मुंह ताजुब से खुल गया। मर्द की आवाज थी, गोया मेरा अंदाजा गलत नहीं था। लग रही हूँ कहिए महाराज, वरना सारा स्वाद जाता रहेगा। एक खूबसूरत लड़की बोली। हाय राम, कैसी लग रही हूँ? औरत माँ मर्द या मर्द माँ औरत लचक कर बोली। बड़ी सुंदर, भगवान की सौगंध, बड़ी सुंदर। सारी लड़कियों ने बेहक वक्त आवाज में कहा और हिजड़ा दांतों में उंगली दबाकर मुस्कुराने लगा। मेरी आंखें हैरत से उबली पड़ी थी। मेरे जिन में रह कर एक ख्याल आ रहा था, क्या यही शख्स महाराज गोविंदास कपूर है? क्या यही? वरना फिर इसका यहाँ क्या काम? और लड़कियां इसके साथ चोचले क्यों कर रही हैं? लेकिन गोविंदास कपूर, शेरों का शेर, जमीन से शेरों का शिकार करने वाला, क्या यही है? अगर ये शौक है तो बड़ा अजीब है। और फिर ये अंदाज। तब हिजड़ा खड़ा हो गया। इसने लड़कियों से रक्स के अंदाज में आने के लिए कहा। फिर हाल के कोनों से साजों की आवाज फूट पड़ी। मैंने चौंक कर उन्हें देखा जो साज बजा रही थी। अब तक मेरी निगाह इन पर नहीं पड़ी थी। इनके होंठ दबे हुए थे, जैसे उन्होंने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई हो। तब वो रक्स के पोज में आ गया। लड़कियां तितलियों की तरह चारों तरफ बिखर गईं और हिजड़ा रक्स करने लगा। हालांकि इस माहौल ने मुझे हैरत से गुम कर दिया था, लेकिन हिजड़े की बेतुकी उछल कूद देखकर मेरी भी हंसी ना रुक सकी। इसके साथ रक्स करने वाली लड़कियों की बुरी हालत थी। रक्स भी कर रही थी, पेट भी दबा रही थी। हंसी रोकने की कोशिश में इनके चेहरे सुर्ख हुए जा रहे थे। हिजड़े का रक्स जारी रहा।
वो लहरे पर लहरे ले रहा था, लचक रहा था, मटक रहा था, फिर वो थक गया और लड़कियों की जान में जान आई। वो नखरेली रक्कासाओं के से अंदाज में फर्श पर बैठ गया था। लड़कियां फिर इस पर पल पड़ी और वो इसे चारों तरफ से टटोल रही थी। कैसा रहा? हिजड़े ने हाँफते हुए कहा। भगवान की सौगंध महाराज, महाराज आपने तो कमाल कर दिया। बड़े बड़ों के कान काट लिए और महाराज शर्माए हुए अंदाज में हंस पड़े। मैं अभी परेशान था, ये माजरा क्या है कि ये राजा गोविंदास कपूर है तो इसके बारे में मशहूर दास्तानें क्या थी? अगर वो नहीं है तो फिर इसके महल में हिजड़े का क्या काम? अब क्या आ गया महाराज? एक खूबसूरत सी लड़की ने पूछा। ए बस अब क्या, चलो अंदर चलो, हिजड़ा लचक कर बोला और फिर लड़कियों के दरमियान उठ खड़ा हुआ। लड़कियों ने फिर उसे झुरमट में ले लिया और आगे बढ़ गई। बेबिन के साथ ही चल पड़ा था। इस बार वो उसे लिए हुए एक और कमरे में पहुंची जो दूसरे कमरे की तरह तवीलो और अरीज था, लेकिन वो ख्वाबगाह की शक्ल रखता था। लेकिन ये अनोखी ख्वाबगाह थी। मैंने ऐसा हैरत अंगेज कमरा कभी नहीं देखा था। पूरे कमरे में इंतहाई शर्मनाक मनाजर बिखरे पड़े थे। दीवारों पर आवेजा तस्वीर, चारों तरफ रखे हुए जोड़ों के मुजस्मे अजीब मंजर पेश करते थे। मैंने गहरी सांस ली। ये गोविंदास कपूर ही हो सकता था, लेकिन ये सब आखिर है क्या था? क्या दुर्गापुर का राजा हिजड़ा है? ये क्या मसलापन था? मेरी समझ में तो कुछ आ ही नहीं रहा था। बुलाओ अब इस बसवंती को, देखे हमारा नाच। कहती थी हम नाच ही नहीं सकते। कैसा नाचा था? बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर महाराज। और ये बसवंती, इसकी तो गोंडी होनी चाहिए। अपने आप को बहुत बड़ी नाचने वाली समझती है। गोंडी? हाँ जरूर होगी। अरे वो बसवंती की गोंडी तो जरूर होगी। बुलाऊं इसे महाराज? एक शरीर से लड़की ने पूछा। जरूर बुलाओ, इसमें पूछे क्या बात है? महाराज ने कहा। लड़की बाहर निकल गई। दूसरी लड़कियां अब भी हंस रही थी। मैं एक जगह थका थका सा बैठ गया। अब तो हैरान होने की हिम्मत भी नहीं रह गई थी। दुनिया भर की हैरत अंगेज बातें मेरे हिस्से में ही आ गई थी। बताइए इस राजा को कैसे बर्दाश्त कर लेता जिनकी बहादुरी के गीत गाए जाते थे, और वही राजा 16 सिंगार किए औरतों के लिबास में मेरे सामने बैठा था और लड़कियों के मजाक पर शर्मा शर्मा कर दौरा हो रहा था। मेरा हैरानी खत्म हो जाने के बाद बात दिलचस्प थी। मान मेरी निगाहें तस्वीर के दरमियान एक तस्वीर पर पड़ी। लंबी लंबी मूछों वाला एक शानदार जवान था जिसके चेहरे से दरहकीकत रोब टपकता था। लेकिन मेरी हैरत की इंतहा न रही जब मैंने इसके नकोश इस हिजड़े से मिलते हुए देखे। गोविंदास कपूर के बाप दादा में से कोई होगा, मैंने सोचा, और खामोशी से इन सबको देखता रहा। थोड़ी देर के बाद वो लड़की वापस आ गई। इसके कम में एक गुदास बदन और हसीन चेहरे वाली 28-30 साल के दरमियान की औरत थी। अंदर आकर इसने दोनों हाथ जोड़े झुककर प्रणाम किया। आओ आओ इंद्र सभा की सपरा, अब कहो। आओ आओ इंद्र सभा की अप्सरा, अब कहो, हिजड़े ने कहा। इंद्र सभा महाराज, गोविंदास कपूर की सभा से अच्छी क्या होगी? मैं तो गोविंदास कपूर की अप्सरा हूँ, आने वाली ने दिलकश लहजे में कहा। ओहो, क्या ये ठीक कहते सुंदरियो? महाराज ने दूसरी लड़कियों तरफ देखकर कहा। बना रही है महाराज, बसंती का चरित्र तो मशहूर है। समझ गई अब गोंडी होने वाली है। श्री लड़की ने हंसते हुए कहा और आने वाली खूंखार निगाहों से घूरने लगी। हाँ हाँ, गोंडी तो होगी, जरूर होगी, महाराज जल्दी से बोले। मगर मेरा दोष महाराज? बसवंती ने पूछा। अरे तूने कहा था कि कथाकली हमारे बस का रोग ही नहीं है। अब देख ले, हमने कथाकली सीख लिया है। सच महाराज? बसवंती खुशी से बोली। साफ जाहिर होता था कि जान बचाने के लिए बकवास करी है। तो झूठ बोल रहे हैं, हिजड़े महाराज बोले। अरे नहीं नहीं, मुझे तो बहुत खुशी हुई, बसवंती ने कहा। कुछ भी हो, गोंडी जरूर होगी। महाराज को अधिकार है, मगर एक बात जरूर कहूंगी। क्या? कहो कहो, महाराज जल्दी से बोले। महाराज अंधाता है, लेकिन बात फन की है। अगर महाराज कथाकली करने लगे हैं तो ठीक है, अगर कला की अंधियों ने ऐसे ही आपसे कह दिया तो दूसरी बात है। बसवंती ने कहा। समझ गए, हम समझ गए। बोलो क्या चाहती हो जाए एक मुकाबला महाराज? ओहो मंजूर, मगर इसके बाद गोंडी क्या समझी? हार गई तो महाराज? बसवंती ने मुस्कुराते हुए कहा। बड़ा मान है तुझे, आ जा इसी वक्त इसी समय। नहीं महाराज, रात ढल जाने दें, वो समय अच्छा होता है। ठीक है, शेरों के शिकारी गुर्राए और बसवंती मुस्कुराने लगी। मैंने गहरी सांस ली। हैरत का दौर खत्म हो गया था, अब दिलचस्पी शुरू हो गई थी। मुझे अफसोस होने लगा तालूद की मौजूदगी में हम इधर क्यों नहीं आए। बड़ी तफरीह रहती है महाराज के साथ तो। वाकई ये तो बड़ी दिलचस्प चीज है। बहरहाल तवील वक्त मैंने वहीं गुजारा और मुझे अच्छी तरह मालूम हो गया था कि यही महाराज गोविंदास कपूर हैं। लेकिन जो कुछ नजर आ रहे हैं इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं मालूम हो सका था। दूसरा मसला गोंडी का था। ना जाने ये गोंडी क्या बला है, शायद किसी किस्म की सजा होगी। बहरहाल बसवंती ने सजा कबूल कर ली थी। क्यों ना बसवंती से दोस्ती की जाए, कुछ खुद सर लड़की मालूम होती थी, शायद काम आ जाए। इसे महाराज गोविंदास कपूर के बारे में तफसीलात मालूम हो सकती थी। चनाचा मैं इस लड़की की तलाश में निकल पड़ा। यूं भी महल के शीशे की सैर मकसूद थी, इसलिए एक एक कमरे में झांकता हुआ बिलार बसवंती के कमरे में पहुंच गया। बसवंती बाल बाल मोती परो रही थी। हिंदू लड़कियां यूं भी काफी खूबसूरत होती हैं। बसवंती सिंगार के बाद बहुत हसीन नजर आने लगी थी। मैं अभी कोई फैसला भी नहीं कर पाया था कि अकब से एक और लड़की आती हुई नजर आई। वो दरवाजे से अंदर दाखिल होकर रुक गई थी। अरे अरे आओ हंसो, रुक क्यों गई? बसवंती ने कहा। मैं पहचान गया, मैंने इस लड़की को भी गोविंदास कपूर के पास देखा था। हंसो खामोश खड़ी थी। क्या बात है री, चुप क्यों है? बसवंती ने सिगार करना बंद करते हुए कहा। क्या कर रही हो बसवंती? हंसो ने संजीदगी से पूछा। कथाकली की तैयारियां, बसवंती मुस्कुराते हुए बोली। क्या तेरा भी दिमाग खराब हो गया है? क्यों? बसवंती ने ताजुब से बड़ी बड़ी आंखें फाड़ दी। बसवंती तुझे मैं इतना बेवकूफ तो नहीं समझती थी।
अरे मगर हुआ क्या है, कुछ बता तो सही, क्या तू मरना चाहती है? नहीं तो। वसुंती के चेहरे पर खौफ के साए लहराने लगे। फिर इस पागल राजा से मुकाबला करने को क्यों जा रही है? अरे मगर इसे नाचा कब जाएगा? मैं जानती हूँ। तो फिर? वसुंती हैरत से बोली। बड़ी भोली, बड़ी बेवकूफ है तू। अगर वो हार गया ना तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। क्या वो ये नहीं कहेगा कि तूने इसका अपमान किया है? कि तेरा दिमाग ठीक है जो तू इसकी बातों में आ गई? अरे तो अब क्या करूं? वसवंती ने सख्त परेशान लहजे में कहा। दीवानी है नीरी, अब क्या करूं कि बच्ची, बस सिंगार कर, महाराज के साथ नाच और हार जा, इसकी बड़ाई मान ले। हंसो ने कहा, फिर वो गोंडी मर तो नहीं जाएगी ना? जीवन जाने से तो ठीक है, बड़ी बेइज्जती की बात है हंसो। तो फिर मर जा। वैसे भी यहाँ पे किसकी इज्जत है? कितनी ही है जिनकी गोंडी नहीं हो चुकी, कितनी है जिनकी गोंडी नहीं हो चुकी। अब फिर जरूरी तो नहीं है कि किसी कसूर पर ही गोंडी हो, महाराज की मर्जी। हाँ, बसंती ने तवीज सांस ली। तो ठीक ही कहती है हंसो, तो ठीक ही कहती है। तेरी सखी हूँ इसलिए कह रही हूँ, वरना यहाँ किसका जीवन सुखी है, किसकी इज्जत और जान बची हुई है? क्या जाने का महाराज के मन में क्या आ जाए। हाँ, बसवंती बुझ गई थी। चल अब उठ जा। कहाँ? बुलाया है महाराज ने? अरे अभी से? बसवंती चौंक पड़ी। हाँ, इनसे सबर नहीं हो रहा। हाय राम, मेरी भी मुसीबत आ ही गई। अरे चल, मर नहीं जाएगी, मेरी नहीं हो चुकी। अरे मगर मेरी तो कमर टूट जाएगी और फिर कैसी? चल चल, जो कुछ है बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। हंसू ने कहा और बसंती तैयार होगी। फिर वो दोनों बाहर निकली। मैं भला पीछे कहाँ रहने वाला था, मैं भी इनके साथ साथ चलता रहा था। रास्ते भर बसंती को समझाती आई, इसने कहा था रास्ते भर बसंती को समझाती आई थी। इसने कहा था कि महाराज के रक्स की खूब तारीफ करे ताकि इनका मन धुल जाए, वरना नुकसान उठाएगी। ठीक है हंसू, मैं ऐसा ही करूंगी। करना पड़ेगा बसंती, वही मिसला के डोम कहे सुन डोमनी, तू तू है गांव में रहना, और ऊंट बलिया ले गई सो हांजू हांजू की तो। ठीक है हंसू, वसंती आजुदगी से बोली, और थोड़ी देर के बाद उस बड़े हाल के दरवाजे पर पहुंच गई जहां मैंने पहले भी शेरों के शिकारी महाराज गोविंदास कपूर की कथाकली देखी थी। अंदर की फिजा किसी अय्याश राजा के अंदरून हाना की बेहतरीन नुमाइंदगी कर रही थी। चारों तरफ हसीन लड़कियां ना होने के बराबर लिबासों में बिखरी पड़ी थी। साज बज रहे थे। गोविंदास कपूर, जो शायद औरतों के लिबास में रहने के शायक थे, एक हसीन लिबास में मलबूस सिंहासन पर बैठे थे। उनके चेहरे पर बदली बिखरी हुई थी, आंखों में कटीला सुरमा लगा हुआ था, होंठों पर पान की धड़ी जमी हुई थी, दांतों में मस्सी लगी हुई थी। अजीब फिटकार भरी शक्ल नजर आ रही थी। बसवंती की शक्ल देखकर इनके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। आओ आओ महान कथाकली, भगवान ने धरती पर एक ही नाचने वाली उतारी है और वो तुम हो, मगर आज तुम्हारा मान टूट जाएगा, उसने लचकते हुए कहा। बसवंती भी मुस्कुराने लगी। हालांकि इसके दिल में खौफ था, लेकिन जान बचाने के लिए भी तरीके से काम लेना था। महाराज गोविंदास कपूर ने अपनी सारी मद्दाहों की तरफ देखा, फिर बोले, क्या ख्याल है, शुरू किया जाए? हाँ महाराज, फैसला हो ही जाए, लड़कियां बोली। तैयार रहो बसवंती। महाराज ने मुस्कुराती निगाहों से बसवंती को देखा और बसवंती ने गर्दन झुका दी। तब महाराज ने पैरों में घुंघरू बांधे और बड़े नाज से खड़े हो गए। साजंदों ने साथ संभाल लिए। बसवंती भी कमर कसकर सामने आ गई। फिर कथाकली बोल शुरू हो गई और इसके साथ ही दोनों का रक्स। बेतुके महाराज गर्दन मटका रहे थे, इनकी आंखें भी मटक रही थी। ना जाने क्या कर रहे थे वो, मेरी क्या किसी के समझ में नहीं आ रहा होगा। दूसरी तरफ बसवंती भी नाच रही थी। बिलाशुबा वो फनकारा थी, लेकिन बहुत जल्द जान का खौफ इसके ज़हन पर तारी हो गया और वो फन भूल गई। जबकि महाराज अब टांट टूटे बकरे की तरह बुरी तरह उछल रहे थे। साजों की धुनें तेज होती गई थी और बसवंती की शायद टांगों में जान ही नहीं रह गई थी। वो जमीन पर ढेर हो गई। महाराज अब भी हाथ पांव फेंक रहे थे, और जब लड़कियों ने खुशी के नारे लगाए तब उन्हें पता चला कि उन्होंने मार का सर कर लिया है। मिलाकर वो रुक गए और इनके चेहरे से मुसरत फूट रही थी। गोविंदास कपूर इस उछल कूद से बुरी तरह हाम गए थे, लेकिन दांत निकले पड़ रहे थे। हरे हरे, क्या हुआ महान कथाकली? उन्होंने तंज किया। मुझे नहीं मालूम था महाराज कि आप इतने बड़े कलाकार का बन चुके हैं। गरीब बसवंती ने न जाने किस दिल से कहा, और महाराज हंस पड़े। तो मालूम कर लिया होता, आप गोंडी किसकी होगी? महाराज हंसते हुए बोले। दूसरी लड़कियां भी कैके लगाने लगी। बस बसंती, तुम हार गई। महाराज फिर बोले। हाँ महाराज, मैं हार गई। गोंडी। महाराज धाड़े और बसंती के होंठों की मुस्कुराई मुस्कुराहट भी सुकड़ गई। इसकी आंखों से दहशत उभर आई थी, फिर वो पुरस्कून हो गई। महाराज दोबारा सिंहासन पर जा बैठे थे और दासियां इनके पैरों के घुंघरू खोलने लगी। महाराज की आंखों में मुसरत नजर आ रही थी। दूसरी तरफ बसवंती पत्थर के बुत की मानत साकत खड़ी थी। अरे गोंडी, महाराज रात पर हाथ मार के चीहे। बसवंती इस मजाक का हैज रस्म से वाकिफ थी। खुद इसके सामने कई लड़कियां बेइज्जत हो चुकी थी। आहिस्ता आहिस्ता वो झुकी और हाथों और घुटनों के बल खड़ी हो गई। महाराज क्या लगा रहे थे, इनके पैरों के घुंघरू खुल चुके थे। फिर वो सिंहासन से उतरे और बसवंती की पुष्प पर जा बैठे। हाथ वजनी थे, लेकिन उन्होंने हाथ पीछे करके बसवंती पर जोर से हाथ मारा और घोड़े को हाँकने वाले अंदाज में जुबान से टक टक करने लगे। बसवंती का चेहरा सत गया था, लेकिन बहरहाल वो मुश्किल तमाम महाराज के बोझ को लेकर घुटनों और हाथों के बल आगे बढ़ने लगी। लड़कियां क्या लगा रही थी। बसवंती आगे बढ़ रही थी। इसने पूरे हाथ के 2 चक्कर लगाए। महाराज बेहद खुश थे। दूसरी लड़कियां भी क्या लगा रही थी
और इस अजीबोगरीब खेल को मैं देख रहा था। इसमें सिवाय जिन्स के और कुछ ना था। लेकिन जाहिर है लड़कियां खुशी से इस गधे को के बोझ को उठाना तो पसंद ना करती होंगी, और फिर बहरहाल कोई भी इस तरह पसंद ना करेगी। लेकिन इससे मेरे जहन में कुछ और ख्यालात भी आए थे। राजा की फितरत किसी हद तक मेरी समझ में आ रही थी। तीसरे चक्कर में वसवंती थक कर गिर पड़ी और बेहोश हो गई। राजा गोविंदास कपूर इस बस से उतरे थे। फिर वो फखरी अंदाज में बोले, हो हमारे मुकाबले पर नाचेगी नर्तकी कहीं की। चंद लड़कियां वसवंती को उठाकर लेगी। महाराज ने इसकी परवाह भी नहीं की थी। इसके बाद फिर वही तूफान बदतमीजी उभर आया। लेकिन इस तमाम अरसा में मैंने एक खास बात शिद्दत से महसूस की। महाराज को इन औरतों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो इनके दरमियान सिर्फ खुद को नुमाया करने की कोशिश में मसरूफ रहे थे। रात गुजरती रही, वहां के मनाजर को ताजुब खेज थे लेकिन दिलचस्प भी थे। चनाचा उकताहट ना तारी हुई। फिर शायद महाराज थक गए। बस सुंदरियों, अब तुम जाओ, हम सोएंगे, उन्होंने कहा। लड़कियां एक एक करके बाहर निकल गई। महाराज ने लिबास बदला। फिर वो सोने के लिए खूबसूरत बिस्तर की तरफ बढ़ गए। इस दौरान मैं अपने ज़हन में कुछ फैसले कर चुका था। जब महाराज बिस्तर पर लेट के तो मैं खामोशी से ख्वाबगह के दरवाजे की तरफ बढ़ा और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। महाराज को आहट तक नहीं सुनाई दी। बहरहाल मैं उनके बिस्तर के नजदीक पहुंचकर खड़ा हो गया। फिर मैंने बड़ी डरावनी आवाज बनाकर उसे पुकारा, गोविंदास। और महाराज की हालत मेरी तवक्को के मुताबिक ही हुई। वो बुरी तरह बिस्तर से उछल पड़े थे। कौन है? वो गगयाई हुई आवाज में बोले। उनकी गर्दन चारों तरफ घूम रही थी। तू मुझे नहीं देख सकेगा गोविंदास कपूर, मगर मेरे हाथ आसानी से तेरी गर्दन दाब सकते हैं, मैंने बदस्तूर खौफनाक आवाज में कहा। अरे अरे, मर गई, हाय हाय दैया, महाराज बिंची बिंची आवाज में चीखे। इस समय कोई तेरी मदद को नहीं आएगा गोविंदास कपूर। हमने सबके कान बंद कर दिए हैं, और सुन, अगर तूने चीखने की कोशिश की तो हम तेरी गर्दन दबा देंगे। मैंने हाथ आगे बढ़ाया और गोविंदास कपूर की गर्दन पकड़ ली। गोविंदास कपूर का मुंह बंद हो गया। उसकी आंखें दहशत ज़दा अंदाज में फैली हुई थी। परंतु हम तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आए हैं, हम तो तेरी मदद करना चाहते हैं। कौन हो महाराज? भगवान के लिए मेरी गर्दन छोड़ दो। हाय मैं मर गई, हाय मैं मर जाऊंगी। और मैंने इसकी गर्दन छोड़ दी। गोविंदास कपूर जल्दी से बिस्तर पर बैठ गया। इसकी रूह कब्ज हुई जा रही थी। वो फटी फटी निगाहों से हला में घूर रहा था। तूने सुन लिया गोविंदास कपूर, हम तेरी सहायता करने आए हैं, मैंने नरम आवाज में कहा। मगर तुम हो कौन महाराज? पताल के अंधेरों से आए हैं, कोई आंख हमें देख नहीं सकती। हे भगवान, हे भगवान, मेरे पास क्यों आए हो? कह चुके हैं तेरी सहायता करने। मगर मैं तो ठीक हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बड़ा भोला है पगले, बड़ा ही सीधा है। तू कहता है कि तू ठीक है, हालांकि तू चारों तरफ से दुश्मनों में घिरा हुआ है। तेरे बैरी तेरी जान के लागू हो रहे हैं। मैंने कहा, उई मैं मर जाऊं, मेरे बैरी? महाराज लचक कर बोले, हाँ तेरी बैरन, जिन्होंने तेरा ये हाल किया है। अभी तक न जाने क्या क्या कर चुके होंगे वो। महाराज महाराज, भगवान के लिए मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहता। गोविंदास कपूर जल्दी से बोला। इसका सीना खौफ से फूल पिचक रहा था। हम इसीलिए आए हैं गोविंदास कपूर, क्या तू हमारे पर विश्वास करेगा? जरूर करूंगा महाराज, जरूर करूंगा। वचन दे, जो कुछ हम तुझसे पूछेंगे सच सच बताएगा। सच बताऊंगी महाराज। हूँ, तू चिंता ना कर, आराम से बैठ जा। तुझे नींद तो नहीं आ रही? नहीं गोविंदे, पहले हम तुझे ये बता देंगे हम कि तेरे बैरी क्या चाहते हैं। बताएं महाराज। मगर आपका शुभ नाम क्या है? बदरना मकंठ। और गोविंदास कपूर अहमकों को इस अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। चंद सेकंड खामोशी के बाद मैंने कहा, गोविंदे, तेरे बैरी तुझे जान से मारकर तेरी राजगद्दी छीनने के ख्वाब देख रहे हैं। उई मैं मर गई। गोविंदास कपूर उछल पड़ा। मुझे इस गधे की हरकतों पर हंसी आ रही थी, लेकिन बहरहाल खुद को रोके हुए था। हाँ गोविंदे, तुझे मेरी बात पर भरोसा करना चाहिए। तू जानता है तेरे बैरी कौन है? नहीं महाराज, मैं किसी को नहीं जानती, गोविंदास कपूर ने खौफजदा आवाज में कहा। खैर, मैं तुझे ये भी बता दूंगा, पहले तू मुझे कुछ बातें बता। पूछे महाराज। तू मर्द है या औरत? मैंने सवाल किया। ओ, गोविंदास कपूर इस बात पर हैरान रह गया। इसके चेहरे पर काफी उलझन के आसार नजर आ रहे थे। फिर मैंने इसके चेहरे पर उदासी देखी। फिर वो ऐसा से बोला, पहले मर्द ही था महाराज, मगर अब क्यों? अब क्या हुआ? अब मैं न मर्द हूं ना औरत, उसने गंभीर आवाज में कहा। क्या मतलब? मैंने हमदर्दी से पूछा, और गोविंदास कपूर की आंखों में आंसू आ गए और फिर वह फूट फूट कर रोने लगा। हाय, अब तो मैं ना औरत हूं ना मर्द, मेरा जीवन नष्ट हो गया। हाय, वो बुरी तरह बयान करने लगा और मैं घबरा गया। मैंने जल्दी से इसका मुंह भींच लिया, बाहर भी आवाज जा सकती थी। मेरे नादीदा हाथों के लम्स से इसकी आवाज रुक गई। बहरहाल वो खौफजदा भी था। रोने धोने से काम नहीं चलेगा गोविंदास कपूर, पहले मुझे सारी बातें बताओ। क्या बताऊं महाराज? तुम्हारी ये हालत कब से हुई? समय याद नहीं है महाराज, बस काफी दिन से। मेरे मन में ख्याल उठता है कि मैं मर्द नहीं हूँ, और सारी रानियां भी यही कहती हैं। मेरा मन चाहता है मैं औरतों के कपड़े पहनूं, औरतों की तरह बातें करूं, औरतों की तरह रहूं। बस महाराज यही हालत है, सारे काम काज औरतों की तरह करने को मन चाहता है। तो क्या ये खुद ब खुद हो गया गोविंदास कपूर? मैं नहीं जानता महाराज। ये तुम्हारे बैरियों का काम है, ये तुम्हारे दुश्मनों का काम है। उई मैं मर गई, हाय मैं मर गया। क्या कह रहे हो महाराज? तिलका को जानते हो? तिलका महाराज? वो तो बड़े ज्ञानी हैं। तुम्हारा मंत्री हरचरण लाल बेहद चालाक इंसान है।
वो और बड़ा पुजारी पूरन लाल मिलकर तुमसे तुम्हारी राजगद्दी छीनना चाहते थे। पूरन लाल को तो मैंने ठीक कर दिया है, मगर ये भी हरचरण लाल बाकी है इस कमीने की ये मजाल। अरे इस पापी ने मेरा बुरा चाहा है। गोविंदास कपूर फिर रोने की कोशिश करने लगा और मैंने जल्दी से इसका मुंह बीज लिया। रोने धोने की जरूरत नहीं है महाराज, कोई उपाय करें, ये लोग आपसे राजधानी छीन लेंगे। आए मैं क्या करूं, मेरी समझ तो कुछ नहीं आ रहा। हाय राम, गोविंदास कपूर औरतों ही की तरह कराने लगा। मैं कह चुका हूँ, चिंता ना करो महाराज, सोच समझ कर सारे काम करना है। बस तुम यूं करो जैसा मैं कहता हूँ, करते जाओ। बोलो इसके लिए तैयार हो? तैयार हूँ भगवान की सुगंध, बिल्कुल तैयार हूँ मैंने भारी आवाज में कहा। वैसे मैं सोच रहा था कि ये दिलचस्प मोरा हाथ आया है। खोदा पहाड़ निकला चूहा वाली मिसाल थी। महाराज बहादुर की जितनी दास्तानें सुनी थी सबकी सब बकवास होकर रह गई थी। ये तो चीज ही अजीब थे। लेकिन आखिर किस्सा क्या था? क्या महाराज बहादुर हमेशा से ऐसे थे? चनाचा मैंने इस सिलसिले में सवाल कर डाला। आपकी हालत कब से है महाराज? मुझे ठीक याद नहीं है, मगर इस वक्त से जब मैंने दरबार छोड़ इसी वजह से इस वक्त से मैंने दरबार छोड़ दिया है। हूँ क्या आपको हरचरण लाल पर पूरा इत्मीनान है? पहले था, अब नहीं है। हरचरण लाल और पूरन लाल आपके लिए औरतें लाते थे? हाँ, आम तौर से मुसलमान लड़कियां होती, बड़ी कठोर थी। आप तो बहुत अरसे से किसी मलीशी लड़की को नहीं देखा, मगर इनकी जुबान बड़ी काली होती है। महाराज बदसुर लचक लचक कर बोले। क्या मतलब? पूरन लाल कहीं से एक मलीश लड़की को पकड़ लाया था, बड़ी चंडाल थी। बड़ी कोशिश की मैंने, मगर हाथ ना रखने दिया उसने। आखिर में खिड़की से कूदकर जान दे दी। कहने लगी तू इस काबिल ही ना रहे कि किसी लड़की को परेशान करे। बस इसी दिन से। ओ, मैंने होंठ भींच लिए। ये तो तेरे साथ बेहतर ही हुआ कुत्ते, मैंने दिल में सोचा। लेकिन बहरहाल मुझे इससे काम लेना था। इस वक्त एक उम्दा चीज हाथ आ गई थी। खुद को पुरस्कून करने के बाद मैंने इसे पूछा, हाँ, ये वैसे तुम्हारी तो बहुत सी दासियां हैं। होंगी, मुझे अब इनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। ख्वाह वो दूसरों को तकती फिरे। नरक में जाए नरखने, मुझे क्या। महाराज उंगलियां चटकाते हुए बोले। इन लड़कियों के साथ आप क्या करते हैं महाराज, जिन्हें आपने अपने गिरद जमा कर रखा है?